इसके पहले हम आपको मटर की खेती पढ़ा रहे थे और मटर की खेती में रोग नियंत्रण और इसके बाद कीट नियंत्रण बता चुके हैं। अब इसके बाद हम इसकी उसी क्रम में इसके आगे चलते हैं। कटाई या मड़ाई, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, दोनों बातें समझिए अच्छी तरह से आप। मटर की किस्म के अनुसार हरी फलियां अलग अलग समय पर तैयार होती हैं। फलियां 10-12 दिन के अंतर पर 3-4 बार तोड़नी चाहिए। जब फलियों में दाने पूरे आकार के हो जाएं तो उनकी तोड़ाई कर लेनी चाहिए। फलियों की तोड़ाई में देर करने से दानों की मिठास कम हो जाती है। फलियों को साधारण झटके से सावधानी के साथ तोड़ना चाहिए ताकि फलियों फटने न पाएं। दाने के लिए बोई गई किस्म मार्च तक पककर तैयार हो जाती है। पकी हुई फसल की कटाई शीघ्र ही कर लेनी चाहिए, अन्यथा खेत में दाने गिर जाने की संभावना बनी रहती है। दहाई बैलों द्वारा दाएं चलाकर करनी चाहिए। थ्रेसिंग शुड बी डन बाय द बुलक्स। अब इसके बाद आप उपज समझिए। यील्ड, उन्नत बीज से मटर की खेती करने पर शीघ्र तैयार होने वाली किस्मों से 60-70 क्विंटल तथा देर से तैयार होने वाली किस्मों से 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरी फलियों की उपज मिल जाती है। दाने के लिए बोई गई किस्मों से लगभग 20 से 25 क्विंटल दाने की उपज प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। एक बात और समझिए आप, भारतीय कृषि में दलहनी फसलों का योगदान। भारतीय कृषि में दलहनी फसलों का बहुत ही योगदान है। देश के हर क्षेत्र में कृषकों द्वारा अपनाए जाने वाले फसल चक्रों में दलहनी फसलों को सम्मिलित किया जाता है। अधिकांश फसलों के साथ मिश्रित तथा अंतः फसलों यानी इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी दलहनी फसलों की अच्छी प्रकार से समावेश हो जाता है। इनकी जड़ों में ग्रंथियां नोड्यूल्स होती हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो सीधे वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फिक्सेशन करते हैं, जिनके फलस्वरूप दलहनी फसलों से अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फसलों की कटाई के बाद जड़ें तथा फलियां खेत में रह जाती हैं जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। दलहनी फसलों से कम व्यय में अधिक आय प्राप्त होती है तथा खाद व पानी की बचत होती है। अनुर्वर भूमि यानी अनफर्टाइल सॉइल में इसकी खेती की जा सकती है। भारत में अधिकांश लोग शाकाहारी हैं। दालें ही उनके भोजन में प्रोटीन का एकमात्र स्रोत है। दानों में प्रोटीन की मात्रा 20 से 25% तक होती है। सोयाबीन में लगभग 40 से 42% तक प्रोटीन पाई जाती है। दलहनी फसलें पशुओं को हरे चारे तथा दाने के रूप में खिलाने के भी काम आती है। दलहनी फसल फैलकर जमीन की सतह को ढक लेती है यानी कवर्ड क्रॉप है, जिसके कारण वर्षा तथा वायु में से भूमि का कटाव सॉइल इरोजन नहीं होता है। दलहनी फसलें हरी खाद के रूप में उगाई जा सकती हैं। इससे भूमि में जीवांश की मात्रा बढ़ती है तथा भूमि उपजाऊ एवं भुरभुरी बन जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा, इसका बहुत ही अत्यधिक योगदान है। और एक बात और समझिए, देश में दलहनी फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में आशातीत वृद्धि न होने के क्या कारण हैं? दलहनी फसलों में बहुत ही उन्नत किस्मों का विकास हुआ है, लेकिन उनके बीज उत्पादन की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण किसानों को दलहनी फसलों की उन्नत प्रजातियों के बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और किसान मजबूर होकर पुरानी रोगग्रस्त फसलों प्रजातियों को ही बो देते हैं। कृषक दलहनी फसलों के सबसे बेकार तथा असिंचित अनइरिगेटेड भूमि में बोते हैं। अच्छी भूमि में
गेहूं, धान तथा गन्ना आदि फसलें उगाते हैं, जिससे जोखिम रिस्क कम होता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर और फास्फोरस वाली खाद का प्रयोग कम किया जाता है, जबकि इससे उपज में आशातीत वृद्धि होती है। दलहनी फसलों को बोने के उचित समय पर नहीं बोया जाता है। इन फसलों में बोने का समय उपज पर भारी प्रभाव डालता है। दलहनी फसल को अधिकतर खेती शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पानी की कमी होती है। 91% असिंचित क्षेत्रों में दलहन उगाया जाता है। दलहनों की खेती परंपरागत विधि से करते हैं। किसान नई कृषि तकनीक का उपयोग कम करते हैं। अब आप इसका बीजोत्पादन यानी सीड प्रोडक्शन समझिए। बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष मटर की फसल न उगाई गई हो। खेत की मिट्टी दोमट तथा उपजाऊ हो। इसका मुख्य खास बात यह है कि उसका पीएच मान लगभग 7 होना चाहिए और उसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था होना चाहिए। बीज उत्पादन के लिए शुद्ध आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड ही बोया जाना चाहिए। मटर मुख्यतः स्वयं सेचित सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है, अतः मटर के बीज उत्पादन वाले खेत से मटर का खेत जिसमें बीज उगा रहे हैं, खेत कम से कम 100 मीटर की दूरी पृथक्करण दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए। बीज को 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में लगभग 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर रखना चाहिए। फसल की अच्छी प्रकार से देखरेख करना चाहिए। जब फसल 3-4 सप्ताह की हो जाए तो गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। फूल आने के समय एक हल्की सिंचाई करना चाहिए। अन्य सिंचाइयाँ आवश्यकता हो तो करना चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। हल्की सिंचाई ही करना चाहिए। माहू तथा फली बेधक कीट के नियंत्रण के लिए नुआन अथवा मेलाथियान का छिड़काव करना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए घुलनशील गंधक अथवा कैरोथेन का छिड़काव करना चाहिए। फसल में 2-3 बार रोगिंग की क्रिया करना चाहिए। रोगिंग के समय अवांछनीय पौधों ऑफ टाइप प्लांट्स को साथ साथ ऐसे सभी पौधों को भी निकाल देना चाहिए जिसमें कोढ़ यानी मोज़ेक, झुलसा रोग आदि लगे हों। जब फसल में लगभग 90% फलियां का रंग पीला भूरा यानी ब्राउन हो जाए तो समझना चाहिए कि फसल पककर तैयार हो गई है। इस खेत से काटकर, सुखाकर, मड़ाई करके दानों को अलग कर लेना चाहिए। दानों को अच्छी प्रकार से साफ करके तेज धूप में इतना सुखाना चाहिए कि उनमें केवल 9% नमी मॉइस्चर कंटेंट रह जाए। इसका सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। यदि इस प्रकार से बीज उत्पादन किया गया है तो 1 हेक्टेयर में लगभग 15 से 20 कुंटल शुद्ध प्रमाणित बीज मिल जाता है। अब इसके लिए प्रश्न लिखिए जिसका उत्तर आपको लिखना है और हमारे पास भेजना है। तो लिखिए प्रश्न नंबर 1, मटर की खेती में कटाई, मड़ाई यानी हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग और उपज यील्ड लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए मटर का बीजोत्पादन यानी सीड प्रोडक्शन लिखिए। धन्यवाद।